नमस्कार प्यारे साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर से संबंधित जितने भी सवाल आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल लगा रखा है कि ट्रांसफॉर्मर का पोस्टमार्टम, यानी कि आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर की एक एक चीज को खोल खोल करके देखेंगे बारीकी से कि कहां पर कौन सा पार्ट होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, ट्रांसफॉर्मर किस तरह से कार्य करता है, क्या एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य करता है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर हानियां कौन कौन सी होती हैं और उन हानियों को दूर करने के उपाय क्या होते हैं, इसके अंदर किस प्रकार से लॉसेस ज्ञात करते हैं, सारे चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो ही आप वीडियो को लाइक करें। प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। देखिए, ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, इसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूं तो ये टॉपिक आपका मैं तो कहूंगा कि सिक्स क्लास से आजकल तो लागू हो गया, क्योंकि साइंस है ना, वो सिक्स क्लास से लागू हो जाती है आपकी, और वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड परिभाषाएं डाल दी जाती हैं। और सिक्स क्लास से लेकर के यानी कि 11th-12th में तो साइंस के अंदर तो इसका पूरा निचोड़ आता है। इसके अलावा आईटीआई क्षेत्र के अंदर या फिर हम बात करें डिप्लोमा या बीटेक के अंदर, इसका पूरा आपको विवरण देखने को मिलता है। तो इसलिए आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो प्यारे साथियों, ट्रांसफॉर्मर की हम लोग बात करें तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक युक्ति है। एक स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक का मतलब स्थिर युक्ति है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी रोटेटिंग डिवाइस नहीं है, यानी कि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अब देखिए, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यदि कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है, यानी कि सभी पार्ट स्थिर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? घूमने वाला भाग नहीं है, घूर्णन योग्य भाग नहीं होता है। ठीक है, एक लाइन तो देखिए यहां से ये निकल करके आ गई। दूसरा, यदि घूमने योग्य भाग नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? घर्षण हानि यहां पर क्या होगी? घर्षण हानि शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? घर्षण हानि शून्य हो जाती है यहां से। और देखिए, यहां से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि घर्षण हानि यदि शून्य होगी तो इस घर्षण हानि शून्य होने से इसकी दक्षता में क्या होगा? दक्षता क्या होगी? उच्च होगी। दक्षता उच्च होगी घर्षण हानि शून्य होने के कारण से। ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने में इसका उपयोग लिया जाता है। वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, वोल्टेज घटाने की हम लोग बात करते हैं और बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, तो ये दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जो एक तो काम करता है कौन सा? घटाने का, और दूसरा काम करता है बढ़ाने का। हम लोग बात करें जो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटाने का कार्य करते हैं, इस ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। और जो बढ़ाने का कार्य करते हैं इसको बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसको बोला जाता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है उसको बोला जाता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। ऊंचाई मतलब ऊंचाई पर पहुंचा रहा है, वोल्टेज को ऊंचाई देने का कार्य करता है, उसको ऊंचाई बोलते हैं। स्टेप अप करने का कार्य कर रहे हैं। और हम इसको दूसरा, इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा? निचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको बोल सकते हैं। प्यारे साथियों, हम लोग बात करें, देखिए यहां से क्या होगा? स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करेगा? वोल्टेज को तो कम करने का कार्य करता है और धारा को बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है? वोल्टेज को कम करने का और
धारा को बढ़ाने का कार्य करता है। और ऐसे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं स्टेप डाउन करने का कार्य करते हैं, यानी कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का कार्य करते हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मर कहाँ पर उपयोग किए जाते हैं? वितरण प्रणाली में काम में लिए जाते हैं, वितरण प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं। जबकि हम लोग बात करें ऐसे ट्रांसफॉर्मर जो स्टेप अप करने का कार्य करते हैं, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ये क्या करते हैं? वोल्टेज को तो बढ़ाने का कार्य करते हैं और धारा को घटाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मर, ऐसे ट्रांसफॉर्मर कहाँ काम में लिए जाते हैं? पारेषण प्रणाली में काम में लिए जाते हैं, पारेषण प्रणाली में काम में लिए जाते हैं। इसकी हम लोग बात करें कि वितरण प्रणाली क्या होती है, पारेषण प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में विस्तृत रूप से बता सकें आपको। चलिए साथियों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की हम लोग बात करें, दक्षता की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सामान्य अवस्था में ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है वो 95% से 98% मानी जाती है। ये क्या है? मानक है, यानी कि नीमी की बुक्स है उसमें कितनी मानी गई है? 95% से 98% मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यदि हम लोग आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात करें, कौन से की? आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की, आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता की हम लोग बात करें तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी मानी जाएगी? 100% मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? 100% मानी जाती है। तो मेरे साथियों, हमने देखा दक्षता 95 से 98% मानक होती है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर की हम लोग बात करें तो ये होती है आपकी 100% मानी जाती है, ठीक है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर की कितनी होगी? 100% होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों ट्रांसफॉर्मर की संरचना की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की संरचना की बात करें, यानी ट्रांसफॉर्मर की बनावट किस प्रकार की होती है। ट्रांसफॉर्मर की संरचना इस प्रकार से होती है कि इसके दोनों तरफ वाइंडिंग स्थापित की जाती है और दोनों तरफ ये जो दो वाइंडिंग, हम लोग बात करते हैं दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर की। दो वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफॉर्मर होता है साथियों, इसके अंदर देखिए एक सिरे के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लपेटी गई है? एक वाइंडिंग, और दूसरे सिरे पर दूसरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। जिस वाइंडिंग को आप स्रोत से, क्या से? स्रोत से जोड़ रहे हो, उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहा जाता है? प्राइमरी वाइंडिंग कहा जाता है। स्रोत का मतलब समझ रहे हो, यहां से सप्लाई से है, यानी जिसको आप विद्युत सप्लाई देने का कार्य कर रहे हो, जिसको आप विद्युत सप्लाई देने का कार्य कर रहे हो, यानी स्रोत से जोड़ रहे हो, उस वाइंडिंग को बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है, जिस वाइंडिंग को के ऊपर लोड जोड़ा जाता है, यानी आउटपुट जोड़ा जाता है, उसको कौन सी बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोला जाता है? सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। प्राथमिक वाइंडिंग में जो लपेटों की संख्या होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं N1 या NP से, ठीक है। हम लोग बात करें लोड की तरफ, यानी द्वितीयक वाइंडिंग जिसको बोला जाता है, कौन सी? इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक वाइंडिंग, और यहां से सेकेंडरी वाइंडिंग यानी द्वितीयक वाइंडिंग जिसको बोला जाता है, इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिनोट करेंगे N2 या NS से, ठीक है। NS का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या, N2 का मतलब द्वितीयक वाइंडिंग हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों कि प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? E1 के नाम से डिनोट करेंगे, यानी E1 से प्रदर्शित करेंगे, यानी प्राथमिक वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल। अब हम लोग प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर जब हम लोग सप्लाई जोड़ेंगे तो इसके अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो किसके कारण से उत्पन्न होगा? ये स्व प्रेरण के कारण से। किसके कारण से? स्व प्रेरण के कारण से, यानी खुद के अंदर धारा गई, इसके कारण से इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर परिवर्तन होता है, जिसके कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। इसको क्या बोलते हैं? स्व प्रेरण के कारण से उत्पन्न हुआ। जबकि हम लोग बात करें कि इसके अंदर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किसके संपर्क में आता है? द्वितीयक वाइंडिंग के संपर्क में आता है, सेकेंडरी वाइंडिंग के संपर्क में आता है, और इसके चुंबकीय क्षेत्र की चपेट में सेकेंडरी वाइंडिंग आने के कारण से इसके चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण से सेकेंडरी के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? E2 से प्रदर्शित करेंगे,
और यह किस कारण से उत्पन्न हो रहा है? यह हो रहा है आपके सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के कारण से। इसको हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाता है। सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के कारण से उत्पन्न हो रहा है। अब यहां से हम लोग देखिए दो चीजें देखेंगे। एक तो देखिए जो ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, और एक है यहाँ पर जो स्व प्रेरण के कारण से फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। यहाँ स्व प्रेरण के कारण से फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये सारा संपूर्ण जो फ्लक्स है ये द्वितीयक वाइंडिंग के संपर्क में आ रहा है, जबकि कुछ कुछ फ्लक्स इसका है, कुछ फ्लक्स है जो व्यर्थ जा रहा है। तो ये जो टोटल फ्लक्स हम लोग बात करें, कुल फ्लक्स, ट्रांसफॉर्मर के जो कुल फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स फाई बराबर फाई एम प्लस फाई एल यहां पर हो जाएगा। इसका कारण क्या है? मुख्य फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स। देखिए मुख्य फ्लक्स कौन सा हो गया? जो दो इस सेकेंडरी वाइंडिंग के संपर्क में भी आ रहा है। और जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स का मतलब यहां पर व्यर्थ जा रहा है, वो फ्लक्स कौन सा हो जाएगा? लीकेज फ्लक्स हो जाएगा। इसलिए यहां से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो फ्लक्स होता है वो कौन सा हो जाएगा? लीकेज फ्लक्स प्लस मुख्य फ्लक्स, यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मर का टोटल फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए समझने योग्य बात यह है कि क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राथमिक जो कुंडली होती है, इसके अंदर हम लोग विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये किस कारण से होता है? स्व प्रेरण के कारण से होता है। जबकि हम लोग बात करें कि द्वितीयक वाइंडिंग के अंदर किस कारण से उत्पन्न होता है, तो ये किस कारण से होगा? सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के कारण से उत्पन्न होता है। यहां तक आपको समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर को विस्तृत रूप से आज हम लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। और प्यारे साथियों बने रहिए इसी तरह से क्लास के अंदर। और सच में यदि आपको मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों। इसको बोला जाता है, देखिए चुंबकीय पथ। क्या बोला जाता है? चुंबकीय पाथ बोला जाता है। जिस क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स गुजरने का कार्य कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? जिस रास्ते से, उसको बोला जाता है चुंबकीय पाथ बोला जाता है। चुंबकीय पाथ बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि ये जो दोनों कुंडलियां होती हैं, जो दोनों कुंडलियां होती हैं, क्या ये विद्युतीय रूप से संयोजित होती हैं? क्या ये विद्युतीय रूप से संयोजित होती हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियां वाइंडिंग हम लोग बोल सकते हैं। जैसा आपको समझ में आए वैसा आप लोग लिख सकते हैं। प्राथमिक व द्वितीय कुंडली दोनों चुंबकीय रूप से संयोजित होती हैं। चुंबकीय रूप से संयोजित होती है। चुंबकीय रूप से संयोजित होती हैं, विद्युतीय रूप से नहीं। विद्युतीय रूप से नहीं। देखिए साथियों यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांसफॉर्मर की जो प्राथमिक और द्वितीय जो कुंडलियां होती हैं, देखिए ये आपस में विद्युतीय रूप से थोड़ा ना जुड़ रही हैं, विद्युतीय रूप से नहीं जुड़ रही हैं। ये केवल चुंबकीय जो आपका फ्लक्स है इसके द्वारा जुड़ रही है, यानी कि चुंबकीय रूप से ये क्या है? जुड़ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो प्राथमिक कुंडली है और ये जो द्वितीय कुंडली है, प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य प्रतिरोध कितना होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्राथमिक वाइंडिंग व द्वितीयक वाइंडिंग के अंदर के मध्य जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो प्यारे साथियों अनंत प्रतिरोध होता है। कितना होता है? अनंत प्रतिरोध होता है। और इस प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए क्या कार्य किया जाता है, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आपको एक बार ये याद रखना है कि प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर अनंत प्रतिरोध होता है। ठीक। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग कौन सी होती है? तो ट्रांसफॉर्मर में सेकेंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। कौन सी की जाती है? ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सेकेंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। ठीक है। हम लोग बात करें
सकेंद्रीय वाइंडिंग की जाती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। मोटरों में जो सामान्यतः वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है प्यारे साथियों? वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग। कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग। ये सारी चीजें हम लोग जब वाइंडिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है? सकेंद्रीय वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहां तक देखिए आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल के अंदर ताकि आप लोग कॉपी के अंदर उतार सके, आराम से उतार लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं? ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत को समझना। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इस चीज को आपको विशेष याद रखना है। लेकिन हम लोग यहां से दो कंडीशन बनती है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कितने प्रकार का होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्यारे साथियों आपका स्व प्रेरण। ठीक है, मैंने जो कि आपको पहले बताया है स्व प्रेरण। एक होता है आपका सह प्रेरण। ठीक है, एक होता है सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बात करें इसको बोला जाता है पारस्परिक प्रेरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, पारस्परिक प्रेरण भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कि स्व प्रेरण को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। स्व प्रेरण को सेल्फ इंडक्टेंस कभी कभी इंग्लिश के अंदर पूछ लिया जाता है, और जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको बोला जाता है? सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण को बोला जाता है। प्यारे साथियों हम लोग बात करें कि स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो स्व प्रेरण के सिद्धांत पर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका जो एग्जाम्पल है स्व प्रेरण का वो होगा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अंदर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? केवल एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, जिसके कारण से खुद के अंदर चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होना, यानी कि इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। जबकि हम लोग बात करें प्यारे साथियों स्व प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन से ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर जिसके अंदर कम से कम दो कुंडलियां होती हैं। ठीक है, कम से कम दो कुंडलियां होती हैं, क्योंकि एक के कारण से दूसरी की चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन तभी होगा ना जब दो कुंडलियां होंगी। कम से कम दो कुंडलियां होना अनिवार्य है। ऐसे ट्रांसफार्मर जहां पर कम से कम दो कुंडलियां हो, ऐसे ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सह प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसके अलावा जो शेष जितने भी ट्रांसफार्मर हैं वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर क्यों नहीं? क्योंकि इसको यदि डीसी दी जाती है तो इसकी वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग क्या हो जाएगी? वाइंडिंग जल जाती है। और इसका जलने का कारण आपको पता है, क्योंकि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है प्यारे साथियों वो होती है F बराबर 0, यानी कि डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? F बराबर 0 होती है। और हम लोग बात करें प्रेरकीय प्रतिघात की तो XL बराबर 2 पाई FL, आपने सूत्र सुना होगा। यदि हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं डीसी की फ्रीक्वेंसी
तो यहाँ पर XL यानी प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि प्रतिरोध का मान यहाँ पर शून्य हो जाता है। कितनी हो जाता है? प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कुंडली के अंदर धारा जो है वो अनंत प्रवाहित होगी। कितनी होगी? धारा जो है अनंत प्रवाहित होने के कारण से यहाँ पर कुंडली जल जाती है। इसलिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर वो है डीसी पर कार्य नहीं करता, एसी पर कार्य करता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को एसी देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर स्थानांतरण के दौरान क्या कार्य करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आपका, मैं बात करूं परिवर्तित क्या करता है, दूसरा हम लोग बात करेंगे अपरिवर्तित क्या रखता है, यानी जिसमें कोई भी चेंजेज नहीं करता। जब ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है तो इसमें क्या क्या परिवर्तित होते हैं और क्या क्या अपरिवर्तित रहते हैं। बहुत सी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों जो परिवर्तित करता है, क्या क्या परिवर्तित करता है? पहला तो क्या करता है? वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा या घटा सकता है। क्या कर सकता है? वोल्टेज बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा ये क्या कर सकता है? धारा को क्या कर सकता है? बढ़ा या कम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें और क्या करता है? ट्रांसफार्मर कला कोण में 180 डिग्री का परिवर्तन करता है। कला कोण के अंदर 180 डिग्री का परिवर्तन करता है। अपरिवर्तित क्या रखता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, हम सबको पता है कि वोल्टेज धारा को जो कम या बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि अपरिवर्तित क्या रखता है। ठीक है, पहला हम लोग बात करें आवृत्ति को क्या करता है? स्थिर रखता है। आवृत्ति को बढ़ाने या घटाने का कार्य ट्रांसफार्मर नहीं करता। दूसरा हम लोग बात करें प्यारे साथियों शक्ति, यानी कि शक्ति को क्या करता है? नियत रखता है, यानी कि शक्ति को बढ़ाने या घटाने का कार्य नहीं करता। इसके पीछे का हम लोग बात करें, देखिए शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। यहाँ पे जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घट जाएगी, और यदि आपका धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज घट जाएगा। कुल मिलाकर के इनका जो गुणनफल होता है वो शक्ति होता है। इसलिए इसमें से वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घट जाती है, यदि धारा बढ़ जाएगी तो वोल्टेज घट जाएगा। इस प्रकार से शक्ति का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यानी कि शक्ति न तो बढ़ती है और नहीं घटती है ट्रांसफार्मर द्वारा। इसलिए शक्ति क्या होती है? नियत होती है। लेकिन कुछ शक्ति ह्रास होने के कारण से शक्ति कम कर देता है, शक्ति ह्रास होने के कारण से। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोग बार नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए मोबाइल के अंदर, ताकि आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स के अंदर नोट कर सको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। आपस में क्या अंतर होता है? आपस में क्या अंतर होता है, हम लोग इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। किसकी बात करेंगे? स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां से हम लोग देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, इसकी संरचना की हम लोग बात करते हैं। तो स्टेप अप का मतलब ये हुआ कि इसमें प्राथमिक में लपेटों की संख्या द्वितीयक की बजाय कितनी होगी? कम होगी। द्वितीयक की बजाय कम होगी, यानी कि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें लपेटों की संख्या ज्यादा होगी। ये कौन सी होगी? इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। और ये कौन सी होगी? इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग। इसमें जो लपेटों की संख्या कितनी होगी? लपेट या फेरों की संख्या, लपेटों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, N2 की बात करें तो हम लोग बात करें प्राथमिक वाइंडिंग की, तो इसमें लपेटों की संख्या कम होती है। किसके बजाय? N2 के बजाय, यानी N1 में लपेटों की संख्या कम होती है। ठीक है, हम लोग इसी प्रकार से बात करें, यहाँ हम लोग इसी प्रकार से बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब इसके प्राथमिक में फेरों की संख्या ज्यादा है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इसकी जो द्वितीयक वाइंडिंग है इसमें लपेटों की संख्या कम है, तो इसकी जो ये कौन सी हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग। और प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कितनी होगी, लपेटों की संख्या ज्यादा होगी, N1 की संख्या ज्यादा होगी बजाय N2 के। ये कौन सी हो गई, द्वितीयक वाइंडिंग, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम है, तभी तो वोल्टेज कम दे पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लपेटों की संख्या कम होगी। ठीक है, यानी कि N2 में N2 का मान कम होगा। N2 का मतलब लपेटों की संख्या द्वितीयक वाइंडिंग में ये क्या होगी, कम होगी। यहां से हमने देखा कि N2 का मान N1 से अधिक होगा। अधिक का मतलब जिधर इसका साइन का मुंह खुला है उस साइड की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए क्या होगा, यहाँ से N2 का मान N1 से अधिक हो, यानी N2 में लपेटों की संख्या, द्वितीयक वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज्यादा होगी बजाय प्राथमिक वाइंडिंग के। इसी प्रकार से हम लोग बात करें, यदि लपेटों की संख्या जिसमें ज्यादा होगी उसका विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा, E2 का मान अधिक होगा E1 से। ठीक है, ये हमने देखा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो यदि वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर जो, तो यहाँ पर N1 के अंदर लपेटों की संख्या अधिक होगी, यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होगी N2 के बजाय, यानी द्वितीयक वाइंडिंग के बजाय प्राथमिक वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होगी। जब जहां पर लपेटों की संख्या अधिक होगी वहां का विद्युत वाहक बल भी अधिक होगा, यानी E1 का मान अधिक होगा E2 से। ठीक है, ये क्या करेगा, स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। तो स्टेप डाउन करेंगे तो वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है, वोल्टेज घटाएगा तो धारा का मान बढ़ेगा। क्या होगा, धारा का मान यहाँ पर बढ़ेगा, जबकि वोल्टेज का मान ये घटाने का कार्य करता है। ये आपके अंतर होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर। एक होता है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, एक कौन सा होता है आपका, हम लोग बात करें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसकी बात करें तो इसके अंदर लपेटों की संख्या N1 बराबर N2 होती है, यानी दोनों में लपेटों की संख्या बराबर होती है। दोनों में लपेटों की संख्या बराबर होगी तो विद्युत वाहक बल यानी E1 बराबर E2 होगा। ठीक है, यहां से हम लोग मान सकते हैं। अब जब ये बराबर होंगे तो इसका जो ट्रांसफार्मर रेशियो है यानी K बराबर कितना हो जाएगा, इकाई होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, हालांकि ज्यादातर इन्हीं दो के बारे में पूछा जाता है, फिर भी आपको आइसोलेशन के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए आपने यदि पढ़ रखा होगा तो काफी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं तो जीरो और बेसिक लेवल से, यानी जीरो लेवल से हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर आपको समझाया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप एक बार की बजाय 2 बार देखें, क्योंकि 2 बार में आपको इतना कंटेस्ट हो जाएगा कि भविष्य के अंदर आप ट्रांसफार्मर से कितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी प्रकार के आप अच्छे से कर सकते हो और अच्छे से आप समझ सकते हो। चलिए, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण की हम लोग बात करें तो E बराबर होता है 4.44 φm F इंटू एन। ये समीकरण आया कैसे, यदि आपको जानना है, वैसे तो आपको ये डायरेक्टली याद रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती है तो उसके अंदर पूछा जाता है। आपको डीपली देखना है कि ये आया कैसे, तो इसके बारे में हम लोग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, देखिए E बराबर 4.44 φm Fn, इसका एक दूसरा रूप भी होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग इसी को याद रखना है, ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर यही पूछा जाता है। ये हो गया आपका E बराबर 4.44 φm Fn। यहाँ पर देखिए φm क्या होता है, φm होता है यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान होता है। क्या है, F प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। N क्या है, यहाँ पर N है आपकी लपेटों की संख्या या फेरों की संख्या, लपेटों की संख्या या फेरों की संख्या हम लोग बोल सकते हैं।
ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हमें जब प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर याद करना है, द्वितीयक वाइंडिंग के का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है, तो यहाँ पर इसी के अंदर हम लोग बात करते हैं E2 की। E2 बराबर कितना हो जाएगा 4.44 फाई मैक्सिमम इंटू एफ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और यहाँ पर N2 यहाँ पर लपेटों की संख्या आ जाएगी। ये हो गया आपका द्वितीयक के अंदर द्वितीयक वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल का सूत्र। जबकि हम लोग बात करें प्राथमिक में, प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर प्राथमिक वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है, तो ये आ जाएगा आपका E1 की याद करें तो E1 बराबर 4.44 इंटू फाई मैक्सिमम F इंटू N1 की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर N1 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से कभी कभार प्राथमिक का पूछ लेता है, द्वितीय का पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर रेशियो के की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से हम लोग के की बात करते हैं तो के बराबर समीकरण 2 में हम लोग जब 1 का भाग देते हैं तो समीकरण 2 क्या है, E2 बराबर 4.44 गुणा फाई मैक्सिमम इंटू एफ इंटू N2 बट्टा ये हो गया आपका E1, ठीक है। E1 बराबर 4.44 इंटू फाई मैक्सिमम यहाँ पर F इंटू N1, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने क्या किया, समीकरण ये जो द्वितीयक वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल है इसके अंदर प्राथमिक वाले का भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 4.4 से ये कैंसिल हो गया, FM से FM कैंसिल हो गया, F से F कट गया और यहाँ पर क्या बच गया आपका E2 बट्टा E1 बराबर यहाँ पर बच गया N2 बट्टा N1। क्या बच गया, ये आपका ट्रांसफॉर्मर रेशियो आ जाता है। इस प्रकार से अनुपात निकाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं। तो E2 बट्टा E1 बराबर N2 बट्टा N1 यहाँ से आ जाता है। तो K बराबर क्या आ गया, K बराबर यहाँ पर आ जाता है आपका E2 बट्टा E1 बराबर N2 बट्टा N1, ठीक है। यहाँ से E2 विद्युत वाहक बल कितना आ गया, E2 बट्टा E1, तो विपरीत धारा का कितना हो जाएगा I1 बट्टा I2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर Z1 बट्टा Z2। ये कैसे आया, हम लोग इसकी बात करें ये कैसे आया, तो इसकी हम लोग जब बात करते हैं, देखिए ये हो गया आपका, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। इसको चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि I1 बट्टा I2 और रूट Z1 बट्टा Z2 कैसे आ गया। यहाँ से हम लोग बात करें कि I1 बट्टा I2 ये कैसे आ गया। प्राथमिक वाइंडिंग में शक्ति, क्या ट्रांसफॉर्मर शक्ति को परिवर्तन करता है, नहीं, शक्ति के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए P1 बराबर P2 होता है। प्राथमिक के अंदर विद्युत वाहक बल कितना होता है, E1 और I1 धारा का मान, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंडरी के अंदर E2 और धारा I2, ये हमने मान रख लिया। यहाँ से हम लोग जब इसको हम यहाँ से लेकर के आते हैं, देखिए I2 को यहाँ पर बट्टा में लेकर के आते हैं, जबकि E1 को इधर लेकर के जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1 बट्टा I2 बराबर E2 बट्टा E1। क्या हो जाएगा I1 बट्टा I2 बराबर E2 बट्टा E1। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से बात करें कि आपको पता है इसी प्रकार से हम लोग आगे बात करें P2 बराबर P1 की, किसकी बात करें, P2 बराबर P1 की। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर शक्ति का एक और सूत्र होता है P बराबर I स्क्वायर R। जब हम लोग बात करें P बराबर I स्क्वायर, यहाँ पर हम सबको पता है कि हम लोग कुंडलियों की बात कर रहे हैं, तो कुंडली की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रतिरोध की जगह प्रतिबाधा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I स्क्वायर Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर Z। और जब हम लोग ये मान रखते हैं तो यहाँ पर P2 में क्या आ जाएगा, I2 का स्क्वायर इंटू Z2, ठीक है, I2 का स्क्वायर इंटू Z2 बराबर I1 का स्क्वायर इंटू Z1, ठीक है, ये आ जाता है। तो जब हम लोग इसको नीचे लेकर के आएंगे तो Z2 बट्टा Z1 आ जाएगा और यहाँ पर I1 का स्क्वायर बट्टा
I2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। और हम लोग जब इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो ये आ जाता है आपका I1 बट्टा I2 बराबर अंडर रूट में आ जाएगा ये Z2 बट्टा Z1, क्योंकि इस साइड से यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संपूर्ण इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ ये मान यहाँ से आ जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं I1 बट्टा I2 बराबर क्या आ रहा है, I1 बट्टा I2 बराबर E2 बट्टा E1 भी आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें कि I1 बट्टा I2 के बराबर में क्या आ रहा है, रूट Z2 बट्टा Z1। तो इस प्रकार से हम लोग ये सूत्र निकालते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर रेशियो के सूत्र से हम लोग एक चीज और देखते हैं, यहाँ से एक और सूत्र आ जाता है। इस ट्रांसफॉर्मर रेशियो से बात करें, यदि ट्रांसफॉर्मर स्टेप आपका डाउन ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, और यदि आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। यहां से हम लोग बात करते हैं यदि आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन है और यहां से आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है तो कैसी कंडीशन बनेगी। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, N1 का मान अधिक होता है N2 से, जबकि ट्रांसफॉर्मर रेशियो के अनुसार सूत्र क्या होता है, N2 बट्टा N1। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यदि संख्या जिसका भाग लग रहा है, यानी कि यहाँ पर N2 छोटा है और N1 बड़ा है, तो यहाँ से मान लो हम लोग बात करें कि एक के अंदर 2 का भाग देंगे, क्या होगा, संख्या 0 पॉइंट कुछ आएगी, यानी कि 1 से छोटी आएगी। तो इसका मतलब k का यहाँ से क्या होगा, k का मान क्या होगा, छोटा होगा 1 से, ट्रांसफॉर्मर रेशियो का मान छोटा होगा 1 से कम होगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में N2 यानी सेकेंडरी में लपेटों की संख्या अधिक होती है N1 से, ये आप सबको पता है। तो इससे यहाँ से हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो के अनुसार k का जो सूत्र होता है, k बराबर क्या होता है, N2 बट्टा N1। अब यहाँ से देखिए ऑलरेडी संख्या अधिक है N2 अधिक रहेगी, यानी कि एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, माना N2 का मान 2 है, N1 का मान 1 है, तो यदि 2 में 1 का भाग देंगे तो ये 2 बार जाता है। इसी प्रकार से यदि ये संख्या अधिक है, N2 अधिक है, तो इसका मान 1 से अधिक आएगा, कितना आएगा, 1 से अधिक, क्योंकि नीचे वाली संख्या छोटी है, ऊपर वाली में भाग देंगे बड़ी संख्या में, तो इसका k का मान 1 से अधिक आएगा। तो k का मान कितना होता है, स्टेप अब ट्रांसफॉर्मर में k का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि ट्रांसफॉर्मर, माना ये ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर एक सवाल और पूछ लिया जाता है, क्या इसमें जो प्रति टर्न वोल्टेज का मान, यानी कि एक टर्न में वोल्टेज जितने इस साइड में है, क्या उस साइड में भी प्रति टर्न वोल्टेज का मान उतना ही होता है, तो यस, एक समान होता है। कितना होता है, प्रति टर्न वोल्टेज का मान दोनों तरफ एक समान होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ट्रांसफॉर्मर की बहुत अच्छी बातें आज हमने सीखी, लेकिन ट्रांसफॉर्मर अभी चैप्टर बहुत सारा बचा हुआ है, कम से कम 2 क्लासें या 3 क्लासें और इसकी मैं डालने वाला हूं। तो उससे पहले जो ट्रांसफॉर्मर का बेस है, जो आज हमने चर्चा की है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का क्या है, बेसिक है, क्या है, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक आज हम लोग देख रहे थे। और ये जो ट्रांसफॉर्मर का बेसिक आपको जब तक नहीं आएगा, आगे का चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को भले एक बार के बजाय 2 बार देख लेना है, लेकिन अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसी कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, वहां पर आपको बैक करके दोबारा देख लेना है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथियों देखिए, हम लोग बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारा चैप्टर अभी बचा हुआ है। इसका चैप्टर की हम लोग बात करें, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं। देखिए, यहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बारे में पूछ लिया जाता है, इसी प्रकार से सेकेंडरी में लपेटों की संख्या पूछ ली जाती है, कभी प्राथमिक विद्युत वाहक बल कितना होता है, इस प्रकार से विद्युत धारा पूछ ली जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ट्रांसफॉर्मर रेशियो के। आप लोग क्वेश्चन पहले से करके आप लोग तैयार रहिएगा, ताकि अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर जब भी क्वेश्चन कराएं आप तुरंत उत्तर निकाल सको। तो आज के वीडियो के अंदर प्यारे साथियों हमने ट्रांसफॉर्मर का अध्ययन किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्लास लेकर के मैं आ रहा हूं। और फिर भी यदि किसी भी टॉपिक के अंदर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, इसी चैप्टर से संबंधित नहीं,
अगले किसी भी चैप्टर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।